हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 12 नवंबर 36 जीके क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है वो लोग बताए जाने वाले सभी क्वेश्चन उनके आंसर को अच्छी तरह से कर लेंगे याद। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो कर लें फटाफट लाइक सब्सक्राइब और शेयर। फिर शुरू करते हैं वीडियो। तो हम लोग चल रहे हैं अपना वीडियो स्टार्ट करने, तो आप लोगों को है देखना अच्छे से। तो आपका पहला है क्वेश्चन क्या, सेवा किस वर्ष और कहाँ पर स्थापित हुआ था? चलिए बताइए। सेवा का क्या मतलब होता है? तो सेवा का मतलब होता है स्वरोजगार महिला संघ। ठीक है, तो इसको बताना है कि किस वर्ष और ये कहाँ स्थापित हुआ था। तो जो आपका स्वरोजगार महिला संघ है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1972 को श्रम वकील और आयोजक ईला भट्ट ने गुजरात में की थी। तो कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी। 1972 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? ईला भट्ट ने किया था। ठीक है, यह टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की महिला विंग से बना था। ठीक है, और टेली की स्थापना कब हुई थी? तो महात्मा गांधी ने 1918 में की थी। ठीक है, तो इन दोनों बातों को याद रखना है। इंग्लिश में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि सेवा का मतलब आपका क्या होता है? स्वरोजगार महिला संघ होता है। ठीक है, और बात करें, यह एक ट्रेड यूनियन है जो भारत में कम आय वाली स्वरोजगार वाली महिलाओं के अधिकारों की वकालत करती है। और कई भारतीय भाषाओं में सेवा का जो अर्थ है सेवा शब्द का जो अर्थ है वो सेवा होता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। तो द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन ऑन अप्रैल 12 1972 इन गुजरात बाय लेबर लॉयर एंड ऑर्गेनाइजर एला भट्ट। ठीक है, इट वाज फाउंड फ्रॉम द Women's wing of the Textile Labor Association (TLA). The TLA was founded by महात्मा गांधी in 1918। ठीक है, तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। तो सेवा का आपका क्या होगा फुल फॉर्म? द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, ब्यूटीन के दो कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड होता है और विच बॉन्ड ऑकर्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स ऑफ ब्यूटीन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो जो आपके ब्यूटाइन होते हैं, तो ब्यूटाइन में जो आपके दो कार्बन परमाणु होते हैं उनके बीच में आपको कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ब्यूटाइन हैज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू ऑफ इट्स कार्बन एटम्स। ठीक है, ब्यूटाइन का मतलब आपका बात करें, आपका आपके होते हैं एल्केन होता है, एल्किन एल्काइन होता है। ठीक है, तो एल्काइन का आपका क्या सूत्र होता है? CnH2n-2। अब ब्यूटेन की बात हो रही, मतलब यहाँ पे आपके क्या होना चाहिए था? आपका यहाँ पे आना चाहिए था, जब n=4 होता है तो क्या बनता है? ब्यूट बनता है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा C4H, आपका हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 -2 आपका क्या हो जाएगा? C4H6। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या पता कर लिया कि जो आपका क्या हुआ है C4H6 यह होता है आपका क्या? ब्यूटाइन का फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम लिखें इसको तो आपका क्या हो जाएगा? आपका कुछ इस प्रकार से, जैसे आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा ब्यूटाइन का ये स्ट्रक्चर। यहाँ पे देख लीजिए, ये ट्रिपल बॉन्ड से हो गए हैं दोनों कार्बन। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे एल्केन और एल्कीन और आपका एल्काइन। ठीक है, तो जैसे आपका क्या होता है, इसमें आपका जो कार्बन परमाणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। जैसे 1 हुआ तो आपका मैथ होता है, 2 हुआ तो आपका एथ होता है, 3 हुआ तो आपका क्या होता है? प्रोप होता है, 4 हुआ तो ब्यूट होता है। तो जैसे एल्केन में सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे बात कर ले कि एथेन का बताओ, तो एथेन का कैसे क्या करना है? एन की जब वैल्यू आपकी 2 होगी तो एथ बनता है, मतलब C2, यहाँ पे 2 2 जा 4 और 6, तो ये आपका बन गया एथेन। इसी प्रकार आपका एल्कीन होता है, एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है, तो ये आपका एल्कीन हो गया। जब आप C की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपका C2H4 मतलब एथीन बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आपका क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। जब आपका फॉर्मूला क्या होता है एल्काइन का? तो आपका एल्काइन का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। जब आप इसमें क्या करेंगे, C की वैल्यू आप 2 रख N की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो C2। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? H2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा आपका एथाइन। ठीक है, तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ फाइनेंस कमीशन? तो सभी को पता होगा 5 ईयर मतलब 5 साल। तो वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल या उससे पहले भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इंग्लिश में बात कर लें तो द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी 5 ईयर्स और अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, ओक और चेस्टनट के पेड़ कहाँ मिलते हैं? ठीक है, ओक एंड चेस्टनट ट्री आर फाउंड वेयर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओक एंड चेस्टनट ट्रीज आर फाउंड इन द हिमालयाज एंड द हिली रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन एरिया नोन एज माउंटेन फॉरेस्ट
दिस फॉरेस्ट आर लोकेटेड एट एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 1000 टू 2000 मीटर। ठीक है, हिंदी में क्या है, तो हिंदी में हुआ आपका ओक और जो चेस्टनट के पेड़ है वो हिमालय और पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ, आपके हिमालय और पूर्वोत्तर भारत के। ठीक है, जिन्हें पर्वतीय वनों के रूप में जाना जाता है। ये वन लगभग 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी। ठीक है, तो व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड कंप्लीट स्वराज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन दिसंबर 1929 द इंडियन कांग्रेस पास द पूर्ण स्वराज रिसोल्यूशन इन द लाहौर सेशन। ठीक है, तो जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था उसमें क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, आईएनसी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1885 में बनी थी ए ह्यूम द्वारा। ठीक है, ए ओ ह्यूम द्वारा। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, जो आपके वारी जयराम है इज रिलेटेड टू विच स्टेट। बताइए वारी जयराम किस राज्य से संबंधित है, तो वानी जयराम वाज फ्रॉम तमिलनाडु। वानी जयराम वाज अ प्लेबैक सिंगर इन इंडियन सिनेमा। ठीक है, तो ये क्या थी, प्लेबैक सिंगर इन इंडियन सिनेमा में थी। वारी जयराम तमिलनाडु भारत से थी। वारी जयराम भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका थी। क्या थी ये, पार्श्व गायिका थी। ठीक, कौन, वानी जयराम। यहाँ से आपको बताना क्या था कि स्टेट कौन से हैं जिसे बिलोंग करती हैं, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हु हैज़ रिटन द बुक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स मिली रोड द बुक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ही वॉज अ हिस्टोरियन फ्रॉम स्कॉटलैंड। ठीक, हिंदी में बात करें तो भारत का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है, तो जेम्स मिल ने भारत का इतिहास पुस्तक लिखी है। वह स्कॉटलैंड के क्या थे, इतिहासकार थे। ठीक है, आप लोग एक काम करना, ये हिंदी में आप भारत का इतिहास ना आप यहाँ पे क्या लिखना, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, यही आपका होगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिखना, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इस तरह से लिखना है, ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक आपके क्या कौन हो जाएंगे, आपके जेम्स मिल हो जाएंगे, जो क्या है स्कॉटलैंड के इतिहासकार थे। नेक्स्ट है आपका क्या, एस इज अ टर्म यूज्ड इन विच स्पोर्ट। ठीक है, ये एक टर्म है। ठीक है, तो ये किस स्पोर्ट में यूज किया जाता है इसका, तो टेनिस में। ठीक है, तो एस एक शब्द है जिसका प्रयोग किसी खेल में, किस खेल में किया जाता है, तो वो है आपका टेनिस। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल जो 41 है उसका संबंध किससे है, तो आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसएबलमेंट। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं तो अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य की बेरोजगारी, बुढ़ापा और बीमारी और विकलांगता जैसे कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट है आपका लोक रंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लोक रंग महोत्सव आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाता है। इंग्लिश में देख लें तो लोक रंग महोत्सव इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक रंग महोत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड इन भोपाल द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या क्या थी, तो आपके 395 थे। व्हाट वाज द नंबर ऑफ आर्टिकल इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको हो जाएंगे 395। बात कर लें अनुच्छेदों की संख्या आपकी 395 होगी। ठीक है, आपके भाग कितने थे, तो आपके 22 भाग थे और आपकी अनुसूची कितनी थी, 8 थी। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो आपके हो गए 8 आपकी शेड्यूल्स होगी और आपके 22 क्या हो गए, आपके पार्ट्स हो गए। ठीक है, और आपके आर्टिकल तो 395 हो ही गए। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, और वर्तमान में बात करने की कितने हैं, तो आपके हो गए हैं आपके 470 प्लस आपके, ठीक है, क्या अनुच्छेद आर्टिकल्स, और आपके पार्ट्स कितने हो गए 25, और आपकी शेड्यूल्स कितनी होगी मतलब अनुसूची तो आपकी 12। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन क्या, अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है आपको बताना है। ठीक है, तो अभिलेख जो अशोक है उनके अभिलेखों की संख्या है 33। अशोक के अभिलेखों को खोजने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो टी पैंथर को दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने इसे 1785 ईस्वी में खोजा था। बात करें अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, तो खोजा तो 1750 में टी पैंथर ने था, लेकिन आपका पढ़ा किसने था, जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, सबसे पहले जिन्होंने ये काम कब किया था, 1837 ईस्वी में किया था। इसको तो इंग्लिश वर्जन है नहीं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ।
व्हाट वाज द नंबर ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना था नंबर ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन, तो हो जाते हैं आपके 33, ठीक है। तो बस आपका ये हो जाता। अगर बात करें द क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग अशोकास इंस्क्रिप्शन गोज टू टी पैंथलर, ठीक है। तो जो आपका क्रेडिट जा रहा है डिस्कवरिंग का अशोकास के इंस्क्रिप्शन को, वो जाता है टी पैंथलर को। और हु डिस्कवर्ड इन द ईयर ऑफ 1750, ठीक है, एडी। बात करें आपका कि सबसे पहले इनको रीड किसने किया था, ठीक है। तो सबसे पहले आपके जो जेम्स प्रिंसेप है उन्होंने, ठीक है, कब 1837 में। नेक्स्ट है आपका क्या, पद्म सुब्रमण्यम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। तो आपका क्या है, पद्म सुब्रमण्यम इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन क्लासिकल डांस, तो इसका राइट आंसर जाएगा भारतनाट्यम, ठीक है। पद्म सुब्रमण्यम इज एसोसिएटेड विद द इंडियन क्लासिकल डांस भारतनाट्यम। और बात करें कि इनको कौन सा पुरस्कार कब मिला है, तो पद्म सुब्रमण्यम को पद्मश्री मिला आपका कब, 1981 में। और बात करें कि इनको पद्म भूषण कब मिला, तो इनको पद्म भूषण मिला आपका जाके 2003 में, ठीक है। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है 2024 में। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के वर्तमान में अध्यक्ष जो 2024 में है वो है आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। उन्होंने मई 2023 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पद संभाला, इसके पहले वे इस पद पर कार्यवाहक थे। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 2024, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका The current chairman of the Central Vigilance Commission (CVC) is Praveen Kumar Srivastava. In 2024, he assumed the post of Central Vigilance Commissioner in May 2023, before which he was an acting post. नेक्स्ट है आपका बादामी की गुफाओं का निर्माण किस वंश ने करवाया था। तो जो आपकी बादामी की गुफाएं हैं इसका जो निर्माण करवाया था वो चालुक्य वंश ने करवाया था। किस वंश ने, चालुक्य वंश ने, ठीक है। और बादामी कर्नाटक के बागलकोट जिले का एक कस्बा है, ठीक है। तो बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित, कर्नाटका में। और बादामी को पहले वातापी के नाम से भी जाना जाता था। बादामी की गुफाओं में शिव, वैष्णव और जैन परंपराओं से जुड़े धार्मिक रूपांकन है, तो ये भी आपको याद रखना है। इंग्लिश में देख लिए तो विच डायनेस्टी बिल्ड द केव्स ऑफ बादामी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादामी केव्स वर बिल्ड बाय द चालुक्य डायनेस्टी। बादामी इज अ टाउन इन बागलकोट district of Karnataka. Badami was earlier known as Vatapi. The caves of Badami contain religious motifs associated with Shiv, वैष्णव एंड जैन ट्रेडिशनल, ठीक है। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्या, सेंसस में जातिगत जनगणना सबसे पहली बार कब की गई थी, ठीक है। When was the first caste-based enumeration conducted in the census? 1901, 1920, 2011 और 2001। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1901 में सबसे पहले क्या हुई थी, जातिगत जनगणना हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी का सबसे ज्यादा विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा सबसे ज्यादा विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन है सील्ड ज्वालामुखी, ठीक है, सील्ड वॉल्केनोस, बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी, फ्लड बेसाल्ट वॉल्केनोस, ठीक है, ज्वालामुखी कुंड कैलेड्रास वॉल्केनोस, या सिंडर शंकु ज्वालामुखी, सिंडर कॉन्स वॉल्केनोस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड ज्वालामुखी कुंड, ठीक है, कैलडेरास वॉल्केनोस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू वाट, ठीक है। तो क्या होता है डिफॉरेस्टेशन लीड, क्या ले सकती है, मतलब इससे क्या क्या हानि हो सकती हैं, ये आपका क्या क्या केज हो सकते हैं, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन हैज़ मैनी निगेटिव इफेक्ट लाइक इंक्रीज इन टेम्परेचर, इससे आपका टेम्परेचर राइज हो सकता है ऑन द अर्थ, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो सकता है, या आपका ग्राउंड वाटर टेबल क्या हो सकता है, लोअर हो सकता है, ठीक है, या बोल सकते हैं लोअरिंग द ग्राउंड वाटर टेबल। आपका और क्या हो सकता है, वेदर चेंजेस हो सकती हैं, सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इन बातों को आप याद रखना है कि डिफॉरेस्टेशन से ये आपके इफेक्ट होते हैं। हिंदी में बात करें तो वनों की कटाई से क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो वनों की कटाई के कई नकारात्मक प्रभाव जैसे पृथ्वी का तापमान में वृद्धि, भूजल में कमी, मौसम में बदलाव, मिट्टी का क्षरण और मिट्टी के क्षरण, वन उत्पादों में कमी और जैव विविधता की हानि, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो आपका काकरापार क्या है, जो आपका न्यूक्लियर प्लांट के बारे में थोड़ा बताना था, ठीक है, कि काकरा जो पार है आपका ये
एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है। ये आपका कहाँ स्थित है? तो जो आपका काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट है, ये आपका स्थित है कहाँ पे? आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो काकरापार इज द लोकेशन ऑफ एन इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट in India, known as the Kakrapar Atomic Power Station. It is located in the Gujarat state near the town of आपका क्या हो जाएगा व्यारा, ठीक है। द प्लांट इज ऑपरेटेड बाय द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो मेनली ये आपसे नहीं पूछेगा किसके द्वारा ऑपरेट हो रहा है, ये पूछ लेगा कि आपका काकरापार जो है आपका एटॉमिक पावर स्टेशन ये कहाँ पे, तो ये आप लोगों को बता देना गुजरात में है, ठीक है। ये आपका हिंदी में भी यहाँ पे है लिखा, काकरापार परमाणु बिजली घर भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण क्या है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और यह ब्यौरा कस्बे के पास स्थित है, ओएससी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्या, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द ओजोन लेयर इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है समताप मंडल, उसमें आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। तो हिंदी में ओजोन परत वायुमंडल की किस मंडल में पाई जाती है? तो आपकी जो ओजोन परत है वो समतल मंडल में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, एट वाट एल्टीट्यूड डज द ओजोन लेयर एग्जिस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा द ओजोन लेयर एग्जिस्ट बिटवीन 15 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर एल्टीट्यूड। ओजोन परत कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो ओजोन परत लगभग 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न दो तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन आपका स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि तो आपके स्टेटमेंट दे देगा, फिर पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको बता देना होगा कि आपके दोनों सही हैं या एक सही है, ठीक है। तो डिपेंड करता है स्टेटमेंट क्या है, तो इस तरह से पूछ सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन करें।